नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल सहित तमाम मंत्री इसमें मौजूद हैं। पंचायती राज विभाग के पंचायत के आरक्षण प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। ग्राम पंचायत में प्रशासकों की तैनाती को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 8 शहरों में तेही सिखेल अकादमी बनाने को लेकर भी यहां पर विदेशी प्लान ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो देखिए, बैठक चल रही है और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। देहरादून में मंत्रिमंडल की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जारी है। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, देखिए बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि चाहे पंचायती चुनाव को लेकर बात कर ले, ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर ले, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हो सकता है कि चर्चा के दौरान उन पर मोहर भी लग सकती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो देखिए, आज एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है जिसमें कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगने वाली है। कुछ ही देर बाद इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जानकारी दी जाएगी कि आखिर किन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर जो है, क्योंकि सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल के पास भेजा गया था, वो बिना मंजूरी के लौटा दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब संवैधानिक संकट देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर आज ये बैठक जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसको लेकर कोई बड़ा निर्णय जो है वो भी आज उस बैठक में लिया जा सकता है। इसके साथ साथ पंचायतों में ओबीसी को लेकर जो आरक्षण को लेकर राज्य भवन से भी मंजूरी मिल चुकी है, इसको लेकर भी आज जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसको भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई सारे प्रस्ताव जो है अलग अलग विभागों द्वारा तैयार किए गए हैं, चाहे वो खेल विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी ने अपने अपने जो प्रस्ताव है वो तैयार किए हैं और आज कई सारे बड़े निर्णय जो है धामी कैबिनेट ले सकती है। लेकिन खासकर क्योंकि बार बार पंचायत चुनाव का जिक्र इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार पंचायत चुनाव चल रहे हैं और जो प्रशासकों का जो कार्यकाल था वो भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे में कोई ना कोई निर्णय पर पहुंचना जो है अब आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि आज की जो बैठक है वो इसी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए क्योंकि पंचायत चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार, अगर हम विपक्ष की बात करें खास करके कांग्रेस की, इसको मुद्दा बनाया था और देखिए अब आखिरकार, क्योंकि चाहे पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासकों का आपने जिक्र किया, ओबीसी आरक्षण का आपने जिक्र किया, इसके अलावा देखिए चाहे अगर कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विकास की हम बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हमेशा से ही ये पहल रही है कि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किस तरीके से उत्तराखंड का विकास हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्र में हो। इसको लेकर भी अलग अलग विषयों पर चर्चा और हो सकता है कि एक बड़ा जो प्रस्ताव है उन पर मोहर लगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है, जो भी कैबिनेट में कभी फैसला लिया जा रहा है या सरकार द्वारा अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो वो जनता के हित में हो, जनता के लिए हो। और यही कारण है कि आज कई सारे प्रस्ताव भी लाए गए हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की हम बात करें। ऐसे में कई बड़े निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय जो है आज लिए जाएंगे। कई जो क्योंकि आगामी पंचायत चुनाव है उसको लेकर भी क्या आगे पूरी रणनीति रहने वाली है, उसको लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा किस तरीके से विकास कार्य होंगे, कौन से ऐसे प्रस्ताव है अगर उन पर मुहर लगती है तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश के हित में जो है कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसको लेकर कई सारे आज प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनको लगातार डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जहां भागदौड़ होती है वहां पर एक जगह पर आप ऑनलाइन चीजों को कर सकते हैं, इस पर भी लगातार धामी सरकार जो है ध्यान दे रही है। तो इस तरीके के कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आप खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार जमीन घोटाले मामले में धामी सरकार की ओर से यहां पर कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में बहुचर्चित जमीन घोटाले में सरकार ने 2 बड़े अधिकारियों सहित 12 लोगों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की है। डीएम कामेंद्र सिंह और आईएएस वरुण चौधरी को भी निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि जमीन खरीदने में अनदेखी और लापरवाही भी की गई है। उत्तराखंड में यह दूसरा मामला है जब किसी जिला अधिकारी को पद पर रहते हुए निलंबित किया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि कैसे कम दामों की जमीन को अधिक दामों में खरीदा गया है और इस मामले को लेकर सरकार घिरी हुई थी। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही धामी सरकार ने एक्शन यहां पर लिया है और कांग्रेस के मंसूबों पर सीधे तौर पर पानी फेर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी का प्रहार भारी, डीएम सहित 12 सस्पेंड, कांप रहे भ्रष्टाचारी। कांग्रेस को मुख्यमंत्री धामी ने दिया करारा जवाब, मुद्दा बनाने का कांग्रेसियों का अधूरा रहा ख्वाब। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है।
सरकार ने 2 IAS और एक PCS अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड किया है। DM, SDM और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी है। 54 करोड़ के जमीन घोटाले में सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 IAS और एक PCS अफसर को सस्पेंड कर ये साबित कर दिया है कि वाकई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें कमरेंद्र सिंह, DM हरिद्वार, भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में इनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई। वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त हरिद्वार, इन्होंने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनुमतियों में प्रमुख भूमिका निभाई। और अजय वीर सिंह SDM, जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची। इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम हरिद्वार, विक्की, वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक राजेश कुमार, रजिस्ट्रार कानून को कमल दास, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील हरिद्वार को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। इसके साथ ही धामी सरकार ने कांग्रेस के पास से एक मुद्दा छीन लिया है, जिसे कांग्रेस बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश कर रही थी। धामी सरकार अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि विकल्प रहित हमारा संकल्प है कि चाहे कोई किसी भी पद पे हो, किसी भी ओहदे पे हो और कितना रसूखदार क्यों न हो, अगर भ्रष्टाचार करते हुए वो पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आज उन्होंने अपनी इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया है। ये कुछ कार्रवाई पहले भी छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया और जो आज सस्पेंड हुए उनको कहीं बढ़िया पोस्टिंग भी दे दी गई थी SDM साहब को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेताओं को प्लीज करने के लिए काम हुआ था और इसमें बड़े नेता और कुछ अधिकारी सम्मिलित थे। आज DM को सस्पेंड किया गया, नगर आयुक्त को सस्पेंड किया गया, SDM को सस्पेंड किया गया, लेकिन इसमें अभी बहुत झोल है। DM को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया गया। मुझे शंका है कि वहां बैठ के ब्रदरहुड का फायदा उठा के वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और शायद इसलिए किया गया कि कहीं DM बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के नाम ना ले ले या नेताओं के नाम ना ले ले। तो ये है अधूरी कार्रवाई और ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है उसकी कलई खोलता है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है। धामी सरकार ने इस कार्रवाई से साबित कर दिया है कि वाकई सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इस कार्रवाई के जरिए सीएम धामी ने सरकार को घेर रही कांग्रेस के हाथ से भी एक अहम मुद्दा छीन लिया है। देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बात करते हैं जहां पर बर्फबारी के बीच भी तीर्थयात्रियों का जो जोश है वो लगातार बरकरार है। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जहां पर ठंड, बर्फ और हवाओं के बीच दर्शन हो रहे हैं। 8 दिन में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर बर्फबारी के बीच भी तीर्थयात्रियों का जोश खत्म नहीं है। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। ठंड, बर्फ और हवाओं के बीच में दर्शन इस दौरान कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर यहाँ पर बर्फबारी के बावजूद भी तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है। ठंडे मौसम और साथ ही बर्फीली हवाओं के बीच भी तीर्थयात्री पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं, जो उनकी गहरी आस्था को भी दर्शाता है। पिछले 8 दिनों में हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब तक 30,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में एक रिकॉर्ड बन गया है। आगे बात करते हैं जहां पर उत्तराखंड में अगले 3 घंटों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी और साथ ही हरिद्वार में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 6 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 से और 9 जून तक मौसम शुष्क रहने की भी संभावना यहां पर है। मौसम विज्ञान की अगर बात करें तो पूर्वानुमान के मुताबिक 10 जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे सकता है।
तो वहीं उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज बारिश और साथ ही आंधी का येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 5 जून तक तेज बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए मौसम विभाग की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। 5 जून तक बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में 9 जिलों में बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग सभी राज्यों में बाल भिक्षावृत्ति एक गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि इससे न सिर्फ बच्चों का जीवन बर्बाद होता है बल्कि ये एक बड़ा व्यापार भी बनता जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने जाने को लेकर भी अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से यहां पर अलग अलग समय पर पहल की जा रही है। और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और साथ ही राज्य सरकारों को यहां पर स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को लागू करने के लिए भी कहा था। उत्तराखंड में पॉलिसी तैयार करने के साथ ही मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसके चलते अब राज्य सरकार ने पॉलिसी की अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको ये भी बता दें कि नीति में तमाम प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत सड़क किनारे रहने वाले बच्चे या फिर सड़कों के किनारे पर भीख मांगने वाले बच्चों को एक बेहतर जिंदगी मुहैया कराना है। तो स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी अधिसूचना जारी यहां पर, और साथ ही बता दें कि स्टेट चिल्ड्रन ये पॉलिसी अधिसूचना जो है इसको लेकर आगे की रणनीति और जिस तरीके से सड़क किनारे जो बच्चे हैं वो भीख मांगते हैं उसको लेकर अब उनके भविष्य को लेकर यहां पर ये अधिसूचना जारी की गई है कि आखिरकार बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसको लेकर भी अब आखिरकार ये एक पहल। तो ऐसे में बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सके। और साथ ही आपको बता दें कि इसके चलते अब राज्य सरकार ने पॉलिसी की अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस नीति में तमाम प्रावधान भी किए गए हैं। आगे बात करते हैं, हरिद्वार में जमीन घोटाले के मामले में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर 2 आईपीएस, 1 पीसीएस सहित 12 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यह भी कहा कि ये मुख्यमंत्री धामी का बहुत बड़ा और सही और कड़ा फैसला है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कभी इतना सख्त कदम नहीं देखा गया। उन्होंने ये भी साफ संदेश दिया है कि सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस फैसले से पूरे प्रदेश में अच्छे नतीजे आएंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि धाकड़ धामी के धाकड़ फैसले हैं और निश्चित रूप से जो हमारा भ्रष्टाचार के प्रति सरकार का रुख है वो इससे स्पष्ट होता है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में इसमें काम करा गया है। मैं समझती हूँ हिस्ट्री में पहली बार जो होगा इतना कठोर निर्णय भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी मुख्यमंत्री ने एक्शन में लिया होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करती हूँ कि इस प्रकार के निर्णय निश्चित रूप से ज़ीरो टॉलरेंस कायम करने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और इस एक उदाहरण से मैं समझती हूँ कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बहुत अच्छा असर इसका पड़ता है। और क्योंकि एक एक पैसा जो है वो उत्तराखंड के नागरिक का है, उसका उपयोग होना है, सदुपयोग होना है, ना कि दुरुपयोग। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर आगामी 7 जून को ईद उल अजहा के पर्व को लेकर जसपुर कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक की गई है। और बैठक में उप जिलाधिकारी कोतवाल और पालिका चेयरमैन, ईदगाह कमेटी के सदस्य और नगर के यहां पर संभ्रांत लोग भी शामिल हुए हैं। बैठक का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति, सद्भावना और साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि कुर्बानी केवल बंद स्थानों पर की जाए। लोगों से अब ये भी अपील की गई है कुर्बानी की वीडियो और फोटो का सोशल मीडिया पर इस तरह से कोई भी प्रचार ना हो जिससे कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। खबर रामनगर से है, जहां पर बकरीद पर्व को लेकर कोतवाली परिसर में प्रशासन ने एक शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया, जिसमें एलसीएम प्रमोद कुमार, सीओ सुमित पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और साथ ही नगरपालिका के सभासद भी मौजूद रहे। इसके बाद एसडीएम प्रमोद कुमार ने यह भी बताया कि ईद का पर्व 7 जून को मनाया जाएगा और ये पर्व रामनगर में 3 दिन बनेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ईद पर्व को लेकर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक पानी एवं बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी। ईद को लेकर आज बैठक की गई थी। इसमें सभी भाइयों से अनुरोध किया गया था कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान जो है मानसून सीजन भी में इस बार जैसे कि प्रेडिक्ट किया भी गया कि 108% करीब बरसात होने की संभावना बताई गई है, जो कि सामान्य मानसून से ज़्यादा होने की संभावना है।
मानसून लगभग 10 तारीख के आसपास उत्तराखंड को हिट भी कर रहा है। प्री मानसून की बरसात बीच बीच में आ भी रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज सभी से अनुरोध किया था कि कृपया कोई भी व्यक्ति सभी को, अपने परिवार को, लोगों को, सबको बता दें कि कोई भी आदमी नदी में न जाए, उसी बैराज में न जाए, गड्ढे के पास कहीं पर न जाए। और हम सिंचाई विभाग को इसमें अलग से निश्चित कर रहे हैं, तो उसमें एक अलग से टीम बना करके वहाँ पर रखी जाएगी। आगे बात करते हैं रुड़की की, जहां पर आज तक सोलानी पार्क का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। पार्क यूपी और उत्तराखंड परिसंपत्तियों के बंटवारे की भेंट चढ़ा हुआ है, जहां पर सोनाली पार्क के सौंदर्यीकरण में 8 करोड़ का बजट भी स्वीकृत हो चुका है, जिसका निर्माण HRDA को करना था, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग ने काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी। इससे ये मामला लटका हुआ है। लेकिन अब यूपी सिंचाई विभाग का ये भी कहना है कि इस साल के अंत तक पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर कब तक पार्क का यहाँ पर जीर्णोद्धार किया जाता है। नहरों के बीच का पार्क है, उस पर किसी अन्य संस्था को हम कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। उस पर विभाग की तरफ से एक योजना तैयार है और तैयार करके जब वो स्वीकृत हो जाएगी उसके अनुसार तो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो HRDA उसमें नहीं काम कर सकता। बिल्कुल वो इसी साल मतलब इस वित्तीय वर्ष में है उसका प्लान। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर तहसील में लगने वाला फरियादी दरबार एक बार फिर से अपनी अनुशासनहीनता के चलते सुर्खियों में आ गया है, जहां पर फरियादी कई सालों से अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते और हाथ जोड़ते नजर आए हैं। तो वहीं अधिकारी तहसील दिवस पर चौपाल बनाकर ठहाके लगाते हुए नजर आए हैं। रुड़की से सामने आई ये तस्वीरें जनता दरबार का मजाक उड़ा रही हैं। और देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रही है, जहां पर एक महिला आई है और किस तरीके से हाथ जोड़ते हुए अपनी समस्या को इन अधिकारियों के सामने रख रही हैं, अपनी बात को रख रही हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उन समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, चौपाल लगाकर बैठे हैं। तो ऐसे में देखिए हाथ जोड़ती हुई ये नजर आ रही है। और ऐसे में 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पहली तस्वीर फरियादी किस तरीके से गुहार लगा रहे, दूसरी तस्वीर तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इन अधिकारियों को चौपाल लगाने से फुर्सत नहीं है। इन अधिकारियों को यहाँ पर आपको बता दें कि मोबाइल में व्यस्तता रहने से भी फुर्सत नहीं है। नींद यहाँ पर निकालते नजर आ रहे हैं ये अधिकारी, लेकिन जिस काम के लिए इन्हें यहाँ पर बैठाया गया है, जिस काम के लिए इन्हें आदेश दिया गया है, उसका कोई भी पालन ये यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जनता यहाँ पर परेशान है और ये अधिकारी अपनी धुन में सवार है। इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अनुशासन जरूरी है, अनुशासन प्रथम हुआ। लेकिन कुछ लोग, ग्रामीण लोग क्या होते हैं कि जो क्षेत्रीय पटवारी होते हैं उनके पास बैठ जाते हैं अपनी समस्या को लेकर। उधर पौड़ी तहसील में राजस्व उपनिरीक्षकों ने भी अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर 2 दिन का कार्य बहिष्कार करने का प्रदर्शन यहां पर किया है। और उनकी पहली मांग ये है कि राजस्व क्षेत्रों में पुलिस से जुड़े सभी काम पूरी तरह से नियमित पुलिस को ही सौंपे जाए, क्योंकि हाईकोर्ट पहले से ही ऐसा करने का आदेश दे चुका है, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। दूसरी मांग उनकी ये है कि खतौनियों में अंश निर्धारण के काम को भी लेकर स्पष्ट नियम बनाया जाए। साथ ही मांगे पूरी ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी इनकी तरफ से दी गई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजबूरी हो जो हम लोग यहाँ कार्य बहिष्कार धरने पर बैठे हैं, तो 2 सूत्री हमारी मांगे हैं। पहली मांग जो है वो राजस्व पुलिस कार्य को लेकर है, सरकार उसे तुरंत हमसे हटाए और रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित करे। और जो दूसरी मांग है हमारी वो अंश निर्धारण को लेकर है कि सरकार अंश निर्धारण कार्य के लिए हमें संसाधन उपलब्ध कराए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो प्रांतीय संगठन इस पर हमारी बैठक होगी। बैठक के बाद जो प्रांतीय संगठन का हमें निर्देश होगा उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो ये 2 दिवसीय धरने कार्यक्रम है, ये विशेषकर 2 कार्य पे है। एक तो हमारा पुलिस काम है, वो बहुत पहले से चल रहा है। ये तो हमारी पूर्व से वो क्या है कि हमें इस पुलिस काम से मुक्ति दिलाएं। क्यों? समय अनुसार आज नए नए क्राइम हो रहे हैं। हम लोग सबसे पहले तो आप भी जानते हैं कि हम संसाधनहीन हैं और नई टेक्नोलॉजी से भी आज अपराध हो रहा है, जो न तो हमें उसमें जानकारी है, न हमें उसको बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि हमें पुलिस काम हमसे हटा दिया जाए। दूसरा हमारा एक अंश निर्धारण का कार्यक्रम है सरकार द्वारा, तो हम वो कार्य हमारा है, हम उसको करेंगे। पर हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हमें उसके लिए सुविधा दी जाए। विशेषकर उसके लिए हमें लैपटॉप की मांग की हमने कि हमें एक ऑपरेटर तहसील स्तर पर दिए जाए।
कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन ये हुआ है और उन्होंने 2 मांगे अपनी रखी और साथ ही कहा कि अगर ये मांगे उनकी नहीं यहाँ पर मानी जाती हैं तो वो अब इस आंदोलन को और भी तेज कर देंगे। तो राजस्व उप निरीक्षकों का ये 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार और यहाँ पर उनकी तरफ से ये प्रदर्शन भी किया गया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा में ड्रेनेज की समस्या से निजात पाने के लिए करीब 19 करोड़ का बजट 3 साल पहले स्वीकृत किया था। लेकिन अल्मोड़ा में बरसाती सीजन दस्तक देने वाला है और नालों का निर्माण अभी भी अधूरा पड़ा है, यानी कि अधर में लटका हुआ। अभी तक 39 नालों में से केवल 11 नालों का ही काम पूरा हो सका है, जबकि 17 नाले अतिक्रमण और पाइपलाइन के चलते निलंबित पड़े हैं। आपको बता दें कि दौरान लंबित वो पड़े हुए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि अभी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। जहां एक तरफ नगर निगम का कहना है कि बरसात से पहले सभी नालों का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर ये कार्य पूरे नहीं हुए हैं और बड़ा बजट इसे मिला है, लेकिन बावजूद उसके अभी अधर में ये लटके हुए हैं। ये अल्मोड़ी के जितने भी ड्रेनेज अपने जो नाले हैं और ड्रेनेज व्यवस्था है, इसमें हम लोगों ने नगर निगम की ओर से ये सख्त निर्देश दिए हैं सिंचाई विभाग को कि कोई समय के साथ ये कार्य पूरे किए जाए, ताकि अल्मोड़ा नगर की जनता को, अल्मोड़ा नगर को कहीं पर कोई ऐसी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। क्योंकि अभी मैंने माननीय हमारी सिंचाई मंत्री राज्य मंत्री आए थे ऋषि खंडवाल जी, तो उनके साथ अपने कुछ यहाँ अधिकारियों के साथ दौरा किया था और सारे नाले मैंने वहाँ पे को देखे थे और वहाँ पे को सख्त निर्देश दिए हैं। निगम के तहत स्वीकृत हुई थी, ये कुल 1976.77 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 1813.95 लाख सिंचाई विभाग के लिए तथा 162.85 लाख जल संस्थान के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए था। हमारे पास अभी तक 791 लाख रुपए अवमुक्त हुआ है, जिसमें से 150 लाख रुपए हमने जल संस्थान को दिए हैं यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए। शेष 641 लाख हमारे पास है, जिसमें से हम 620 लाख रुपए व्यय कर चुके हैं। इसमें हमारे पास जो नाले थे, इसमें कुल 39 नाले थे, जिनमें से हम 11 पूर्ण कर चुके हैं और 11 नालों में विभिन्न कारणों से अतिक्रमण या जल पाइपलाइन, मेनली पाइपलाइन, जल संस्थान की पाइपलाइन शिफ्ट न होने का कारण काम रुका हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं रुड़की की, जहां पर एक कार के गंग नहर में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। कार असंतुलित यानी कि अनियंत्रित होकर यहां पर गंग नहर में गिरी है, जिससे कि कार चालक की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और कार चालक को बाहर निकाला गया है, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उधर देहरादून रिंग रोड 6 नंबर पुलिया में बीते दिन दूध की चोरी की घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 बाइक सवार युवक दूध की चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब ये जो घटना है, इसको लेकर व्यापारी ने पुलिस से भी शिकायत की है। तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर दूध के कैरेट यहाँ पर चोरी करता हुआ ये युवक नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड के रामनगर में यहां पर फाटो पर्यटन जोन में भी अवैध रूप से जिप्सियों की एंट्री को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब वन विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तराई पश्चिम के यहां पर डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी जिप्सी बिना परमिट और अवैध तरीके से पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश करती है और साथ ही इसमें विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इसको अगर ये कोई इस तरीके का स्पेसिफिक मामला अगर कोई होगा ना, संज्ञान में आएगा, तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कुछ भी करता रहेगा और कोई वो नहीं होगा, इसको देखना है जरूर। तो आखिरकार देखिए जिस तरीके से अवैध रूप से जिप्सी यहाँ पर चलाई जाती हैं, उसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अवैध एंट्री अगर होती है और उसमें कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर पर्यटन जोन में जिप्सियों की अवैध एंट्री पर पूरे तरीके से रोक लगाने की कवायद जो है वो अब शुरू हो चुकी है और डीएफओ ने कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी यहाँ पर दी है।
उधर हरिद्वार में जमीन मामले के एक्शन के बाद नैनीताल में कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत ने प्राधिकरण कार्यालय में छापेमारी की और इस दौरान दीपक रावत ने जमीनी नक्शे और साथ ही अवैध निर्माण के नोटिस सहित बाकी दस्तावेज तलब किए। हालांकि प्राधिकरण कार्यालय में इस दौरान कई खामियां मिली जो कि फाइलें कमिश्नर दीपक रावत ने मंगाई, उनको लेकर प्राधिकरण कार्यालय के जो तैनात अधिकारी रहे हैं वो कर्मचारी उन्हें ढूंढते रहे लेकिन उन्हें नजर नहीं आए। ये कई घंटों तक फाइलें नहीं मिली हैं और इसकी वजह से नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने यहाँ पर कई मामलों को लेकर भी फटकार अधिकारियों को लगाई है। डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके ऑफिस का आज मैंने इंस्पेक्शन किया क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक के काम इस ऑफिस से पढ़ते रहते हैं और रेवेन्यू भी बहुत इन्वॉल्व होता है जिसको हम विकास कार्यों में खर्च करते हैं। तो उसको देखते हुए इसका इंस्पेक्शन आज मैंने किया था। तो एक तो अनियमितता पहली इसमें यही है कि कार्यालय में सूचीबद्ध तरीके से केसेस नहीं रखे हुए हैं। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि मान लीजिए कोई केस 2007 में हुआ तो उसका आज स्टेटस क्या है। सेकेंडली, इसका वर्गीकरण नहीं किया हुआ है कि कौन सा कमर्शियल है कौन सा डोमेस्टिक है। थर्डली, जो मामले शमन हुए हैं तो जहाँ तक ऑनलाइन की बात है उनका रिकॉर्ड तो है क्योंकि वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पुराने मामले बहुत से हैं जो ऑफलाइन शमन हुए हैं उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मामले शमन हुए, कैसे शमन हुए, क्या शमन सही प्रकार से हुआ, कोई गलती तो उसमें नहीं हुई। लेकिन जो बहुत सीरियस मैटर यहाँ पे है, जो मुझे लगा जो यहाँ पे के ऑफिसर्स नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि जो वाद अगर संस्थित हो गया, कोई चालान हो गया, तो उसके बाद जो डेट्स मिलनी चाहिए, तो कुछ एक मामले ऐसे भी मिले जहाँ पे 5-5 साल से डेट ही नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि एक ये गंभीर मसला है जो इसमें मैंने वीसी को कहा है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिन्हें वो चली जाते ने, किसी ने देखे नहीं, जमाना बदल गया तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ बदलना पऊगा। मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ मंत्री साहब बैठे नाल जो कुछ सवाल होया, मंत्री साहब भी नाल नहीं, मनोज जी बैठे, सैकटरी साहब। सो इंस्पैक्टर राज तो पूरी तरह आजाद करन दा जिहड़ा अज सोध आई है दुकानदारां नूं। सो पहला वो दुकानदार जिहड़े सीगे ਉਹ एक भी जे हो रखते सीगे हेल्पर या दुकान पे कोई काम करने वाला, तो ਉਹਦਾ भी इंस्पेक्टर ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ कि। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।